हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेंद्र यादव आप सभी का फिजिक्स 1-1 में स्वागत करता हूं। फिजिक्स की 120वीं कड़ी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत बल रेखाएं यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इसको ये भी नाम से कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र वक्र में किसी पॉइंट पर इसका मान कितना है। अभी तक तो हमने बाई डेरिवेशन देखा, अच्छी स्थिति में, निरक्षी स्थिति में, वलय के अक्ष पर किसी एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मैंने निकाला है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक काल्पनिक वक्र बनाएंगे। उस काल्पनिक वक्र पर हम लोग देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र का मान कितना हो रहा है, उसकी क्या दिशा बताई जा रही है, इस तरह से बताएंगे। इस बात को बताने वाले का नाम है माइकल फैराडे। यानी विद्युत क्षेत्र के जो बल रेखाएं हैं, इसको बताया है किसने? माइकल फैराडे। इन्हें गणित से बहुत डर लगता था, तो इन्होंने क्या किया, गणितीय मेथड को ना लगाते हुए एक वक्र के द्वारा वैद्युत बल रेखाओं को परिभाषित किए हैं और उसकी दिशा को बताया है, कहाँ किसका मान कितना होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारे पास क्या है। विद्युत बल रेखाएं कि विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक एवं निष्कोण है। निष्कोण का मतलब है जो कोण का निर्माण नहीं करेंगी। ठीक है, जो एकांक पृथक्कृत धन आवेश और ऋण आवेश को प्रदर्शित करेंगे। ये अलग अलग धन आवेश को, ऋण आवेश को क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं ये रेखाएं। क्लियर? तो देखो हमारे पास फिर क्या है, इसके गुण हैं। प्रॉपर्टी ऑफ ELF मतलब इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स, कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या हैं ये हम देखेंगे। और देखो इसमें गुण क्या है, मैं समझाता हूँ आपको। पहला गुण क्या है कि ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। उन्होंने बताया कि ये रेखाएं धन सिरे से चलेंगी किसी आवेश के, ऐसा लगेगा कि ऋण सिरे पे ये समाप्त हो रही है। देखो बाई डायरेक्शन कैसे उन्होंने बताया कि इन्होंने क्या किया, एक धन आवेश लिया, ये धन आवेश है, और उन्होंने यहाँ पर बताया कि धन आवेश से ये रेखाएं इस तरह से निकलती हैं, इस तरह से, ये धन आवेश से इस तरह से, इस तरह से, और कहाँ जा रही हैं, अनंत की ओर। कहाँ जाएंगी, अनंत की ओर। ऐसा लग रहा है कि कहाँ चले जा रहे हैं, अनंत की ओर, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं है। तो ये उन्होंने बताया कि धन आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं उससे क्या होती हैं, लंबवत दूर निकल जाती हैं। ये धन सिरे से निकल रही हैं, ऐसे लग रहा है, एरो से क्या लग रहा है कि धन सिरे से निकल रही हैं। फिर उन्होंने बताया कि ऋण सिरे पे ऐसा लगता है सारी किरणें क्या होती हैं, क्षेत्र रेखाएं समाप्त हो जाती हैं। तो उन्होंने ऐसा बताया, यहाँ पे एक ऋण आवेश लिया और उस पर उन्होंने ऐसे बताया, ये वैद्युत बल रेखाएं आई, यूं आई। देखो सारी वैद्युत बल रेखाएं, ये क्षेत्र रेखाएं एक ही बात है, ये यहाँ आई, ऐसे सारी, ऐसे देखो सारी की सारी वैद्युत बल रेखाएं इस तरह से आई। और ये कहाँ से आई, ये उन्होंने कहा अनंत से। जैसे ये अनंत की ओर जा रही हैं तो अनंत से क्या हुई, ये इधर आते हुए दिखाई देंगी। ये कम से कम 3 पॉइंट होना चाहिए अनंत के लिए। ये तो देखो क्या कह रहा है, ये रेखाएं धन सिरे से चलकर, ऐसे लग रहा है कि धन सिरे से निकली हैं तथा ऋण सिरे पे समाप्त हो जा रही है। सारी किरणें क्या हो जा रही हैं, ऋण सिरे पे समाप्त हो जाती है। तो इसकी दिशा क्या है, धन सिरे से दूर रहेगी वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की और ऋण सिरे की ओर रहेगी। इन्होंने पहला पॉइंट बताया। फिर दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि ये रेखाएं बंद वक्र का निर्माण नहीं करती, यानी कि ये रेखा बंद वक्र का निर्माण नहीं करती, यानी ये रेखा क्या करती, खुले वक्र का निर्माण करती है। कैसे देखते हैं, देखो हमारे पास क्या है, एक धन आवेश है, क्या है हमारे पास, एक धन आवेश है, ठीक है, और एक हमारे पास यहाँ पे ऋण आवेश है। यहाँ से क्या होता है कि वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, उन्होंने बताया यूं इस तरह से, यूं इस तरह से, ये वैद्युत बल रेखाएं निकली धन से ऋण की ओर, फिर इधर भी धन से ऋण की ओर, फिर इधर और बताए वैद्युत बल रेखाएं धन से ऋण की ओर, इधर भी धन से ऋण की ओर,
और ऐसे भी जाएंगे जो भी रेखाएं वो धन से ऋण की ओर। तो इधर भी धन सिरे से निकलती हुई दिखाई देती हैं, इस तरह से, ऐसे ऐसे इस तरह से उन्होंने बताया। ठीक है, और यहाँ ऋण सिरे की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं, ऐसा उन्होंने बताया। देखो ये इस तरह से। तो उन्होंने कहा क्या कि ये रेखाएं बंद वक्र का निर्माण नहीं करती, यानी ये खुला वक्र बनाती हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, धन सिरे से किरणें जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं, ऋण सिरे पर, है ना, धन से ऋण पे। अगर देखो बंद वक्र कहाँ नहीं, देखो बंद वक्र इसलिए नहीं बना रही क्योंकि देखो धन से जा रही है ऋण पे, समाप्त हो जा रही है। अगर ऋण से फिर धन पर आ जाती तो बंद वक्र का निर्माण होता। देखो धन से जा रही है ऋण पे, ऋण से अगर कोई भी रेखा धन पर आती तो क्या हो जाए, बंद वक्र का निर्माण होता। तो इसलिए क्या है, उन्होंने कहा कि ये रेखाएं बंद वक्र का निर्माण नहीं करती। इन रेखाओं के किसी भी बिंदु पर, अगर इस बताया गया कि इन रेखाओं के किसी भी बिंदु पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचते हो तो वो होती है वैद्युत क्षेत्र की दिशा। उन्होंने बोला इन रेखाओं के किसी बिंदु पर कहीं भी कोई भी स्पर्श रेखा खींचोगे तो वो क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे देखें कि ये रेखाएं बंद वक्र का निर्माण नहीं करती क्योंकि धन से चलती है तो ऋण पे समाप्त हो जाती हैं, पुनः धन पर नहीं आती हैं। तो ऐसा क्या होता है, किसी भी बंद वक्र का निर्माण नहीं होता। ठीक, और इनकी दिशा क्या है, ध्यान से देखिए, इन रेखाओं की जो दिशा होती है धन से ऋण की ओर, धन से क्या होती है, ऋण की ओर। इसमें अगर वैद्युत द्विध्रुव यानी P की बात किया जाए तो ये कितना होता है, ऋण से धन की ओर। ठीक है, फिर उसके बाद बताया गया कि ये रेखाएं जहां पर पास पास होती हैं वहां विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है और जहां दूर दूर होती हैं वहां विद्युत क्षेत्र निर्बल होता है, दुर्बल होता है। कि मतलब कहने का ये है कि उन्होंने बताया कि जहां पर कोई वक्र है, वक्र के जिस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं का घनत्व ज़्यादा होगा, यानी वो पास पास होंगी, वहां पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, प्रबल होगा। और जहां वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होंगी वहां पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, दुर्बल होगा। उन्होंने ऐसे बताया। कैसे, देखें चित्र के द्वारा समझ लेते हैं। देखिए इसका चित्र मैं ऊपर बना दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट है, यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं यूं गई, फिर यूं गई, फिर यूं गई, फिर यूं गई, फिर यूं गई, इस तरह से वैद्युत बल रेखाएं निकली हुई हैं। ठीक है, तो हम इसके दो पॉइंट की चर्चा करेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं ए पर और एक पॉइंट यहाँ लेते हैं। तो उन्होंने बताया कि जहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं पास पास यानी सघन होगी तो वहाँ वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, अधिक होगा। तो यहाँ का जो वैद्युत क्षेत्र होगा इसको मान लेते हैं ई ए और यहाँ का जो वैद्युत क्षेत्र होगा ई बी। तो देखो उन्होंने बोला कि जहाँ पे पास पास होंगे वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, प्रबल होगा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि वैद्युत क्षेत्र ई ए इज ग्रेटर देन क्या है, वैद्युत क्षेत्र बी ए। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट पर बी की अपेक्षा वैद्युत क्षेत्र क्या है, प्रबल होता है। ठीक है, या इस तरह भी ले सकते हो चित्र, ऐसे, इस तरह से, ऐसे जा सकता है, इस तरह से। यहां पर एक पॉइंट ले लो, है ना, ए, यहाँ पर एक पॉइंट ले लो बी और यहाँ पर एक पॉइंट ले लो सी। तो तीनों पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, अलग अलग होगा। तीनों पे नहीं, यहाँ पे और यहाँ पे तो सेम होगा क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं उतनी ही हैं और उतनी दूरी पर है। तो ई ए बराबर है किसके, ई बी के, लेकिन ये दोनों किससे ज़्यादा हैं, ई सी से। इसका मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं यहाँ पर इस बिंदु पर और इस बिंदु पर क्या है, ज़्यादा है किसकी अपेक्षा, बिंदु सी के, क्योंकि यहाँ पे एक बल रेखा है एक यहाँ पर है। तो दूर दूर बल रेखाएं हैं तो वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, दुर्बल होगा। क्लियर।
तो यही बताया है कि जहाँ पर रेखाएं पास पास होंगी वहाँ प्रबल होगा, जहाँ दूर दूर होंगी वहाँ दुर्बल होगा। यानी कि जहाँ घनत्व ज़्यादा होगा वहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम, जहाँ घनत्व कम होगा वहाँ पे होगा मिनिमम। क्लियर। अब एक और पॉइंट है आपके पास ये वाला कि विद्युत बल रेखाएं के किसी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अब ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं, ये जो वक्र बना हुआ है, ये वक्र का कोई भी लाइन लें, उस पर कोई अगर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उस पॉइंट पे जो स्पर्श रेखा खींचेंगे जिस पॉइंट पे, वह विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। देखो अब हम बिना क्या है एक वक्र लेकर विद्युत क्षेत्र की दिशा को हम प्रदर्शित कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर कहते हैं हम एक वक्र लेते हैं, इसका यहाँ पे दिखा देते हैं फिगर। जैसे मान लो हमारे पास कोई वक्र है यूं, ठीक है, हमारे पास कोई भी वक्र, यही इसी में से कोई एक वक्र ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस पर स्पर्श रेखा, इस पॉइंट पे अगर हम स्पर्श रेखा खींचें ये, तो ये जो स्पर्श रेखा है इस ए पॉइंट पे, ये जो ए स्पर्श रेखा है इस पॉइंट पे, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। यानी वक्र के किसी भी पॉइंट पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो स्पर्श रेखा बोली जाती है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। अगर यहाँ पर कोई स्पर्श रेखा खींचा जाए, है ना, तो ये भी क्या होगी, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा, ये भी बी पॉइंट भी। यानी वक्र के किसी भी बिंदु पर अगर कोई रेखा खींची जाती है स्पर्श रेखा, तो वही रेखा क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो हमारे पास देखो 3 गुण है, 4 गुण हो गया। एक तो ये रेखाएं धन सिरे से चलेंगी, ऋण सिरे पे समाप्त हो जाएंगी, दिखाई दे रहा है। और ये रेखाएं बंद वक्र का निर्माण नहीं करती। देखो धन से जा रही ऋण की ओर, समाप्त हो जा रही। ऐसा नहीं है कि ऋण से धन की ओर आए, ऋण से अगर धन की ओर आएंगी तो क्या होगा, बंद वक्र का निर्माण हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं है। ये रेखाएं जहां पास पास होंगी वहां पर विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, जहां पे दूर होंगी वहां पर विद्युत क्षेत्र निर्बल होगा। यानी कि इसकी डेंसिटी जहां ज़्यादा होगी, घनत्व जहां ज़्यादा होगा, वहां पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, प्रबल होगा। ठीक है, और जहां कम होगी वहां दुर्बल। ठीक, ये देखो जैसे यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास है, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र ये इस पॉइंट के EB से क्या है, ज़्यादा है, वैसे यहाँ भी है। ठीक, तो आई होप से सारा टॉपिक क्लियर है। नेक्स्ट हम 2-3 और देखते हैं। ठीक है, इसको मिट देते हैं। ठीक, बताओ ऐसे भी वैज्ञानिक हैं कि किसी एक वक्र के द्वारा विद्युत क्षेत्र का मान बता दे रहे हैं, कहाँ ज़्यादा होगा कहाँ कम होगा। बताइए, दिस इज वेरी, बहुत ही बढ़िया वैज्ञानिक, वेरी गुड, वेरी गुड। देखते हैं, देखें हमारे पास 5वीं प्रॉपर्टी है विद्युत बल रेखाओं के, यानी विद्युत क्षेत्र के। 5वीं प्रॉपर्टी है कि ये रेखाएं आवेशित चालक के भीतर प्रवेश नहीं करती। कोई चार्ज बॉडी है तो उसके अंदर ये प्रवेश नहीं करेंगे, अर्थात उसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होगा, शून्य होगा। और उसके बाद ये कहा गया है तथा ये रेखाएं धातु या चालक के सतह के सदैव क्या होती हैं, लंबवत होती। कैसे, अगर कोई धातु ले ले इस तरह से, मान लो धातु क्या है, धनावेशित चार्ज है। कैसा चार्ज है, धनावेशित चार्ज है। तो इसके पृष्ठ से जो निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं हैं, पृष्ठ के क्या होती हैं, सदैव लंबवत होती हैं। पृष्ठ के कैसे होती हैं, सदैव लंबवत होती हैं। पृष्ठ के सदैव कैसी होती हैं, जितनी भी रेखाएं आप खींचेंगे वो पृष्ठ के क्या होंगी, सदैव लंबवत। ये उन्होंने ये बात बताई कि कोई भी आवेशित चालक है ना, तो उस पर विद्युत बल रेखाएं सदैव क्या होंगी, पृष्ठ के लंबवत निकलती होंगी। देखो सब में एंगल जो बन रहा है वो 90 है, 90 का, सब में जितने में है, सब में एंगल 90 का बन रहा है, सब रेखाओं में।
ठीक है। तो ये क्या होती हैं रेखाएं, पृष्ठ के क्या होती हैं, सदैव लंबवत गुजरती हैं। ठीक है। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है जीरो। वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो, क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं अंदर गए ही नहीं, तो आवेश जीरो है तो वैद्युत क्षेत्र भी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इस तरह भी कोई भी पृष्ठ हो, कैसा भी है ना, उस पर आवेश क्या हो, एक समान रूप से वितरित है, तो इस पर भी क्या होगी, इसके हर एक पॉइंट पर वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, पृष्ठ के लंबवत, हर एक पॉइंट पे पृष्ठ के लंबवत, 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 पृष्ठ के लंबवत। जितनी भी बल रेखाएं होंगी वह पृष्ठ के क्या होंगी, सदैव लंबवत गुजरेंगी। तो इससे ये मिलता है कि कोई अगर चालक होगा तो वैद्युत बल रेखाएं के सदैव क्या होंगी, पृष्ठ के लंबवत प्रवेश करती हैं। ठीक है, लंबवत बाहर निकलती हैं। तो ये मान लो ये भी क्या है, धनावेशित चार्ज है। कैसा चार्ज है, धनावेशित। कोई आवेशित वस्तु लेना है या कोई चालक, तो ये धनावेशित मैंने ले लिया। तो इस तरह के बॉडी में क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव क्या होती हैं, पृष्ठ की लंबवत होती हैं। अगला पॉइंट हमारे पास है, दो समान आवेशों के कारण ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी। जैसे दो समान, यहाँ भी पॉजिटिव है यहाँ भी पॉजिटिव है, तो ये रेखाएं दोनों को एक दूसरे के पास ना के दूर क्या करेंगी, प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगी, प्रतिकर्षण होगा। दूसरा ये तो दोनों नेगेटिव हो, तो इस तरह से हम लोग समझेंगे कि मान लो हमारे पास एक यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ भी क्या है, एक प्लस चार्ज है, दोनों पे प्लस चार्ज है। तो ये रेखाएं क्या करेंगी, धन से ऋण की ओर नहीं जाएगी, इनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा। क्या होगा, रिपल्सन होगा। जब रिपल्सन होगा तो ये रेखाएं इस तरह से मुड़ जाएंगी, कुछ इस तरह से, 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 यानी ये इनकी रेखाएं होंगी इस तरह से। अब इसमें क्या होगा, रिपल्सन, तो ये इसके रिपल्सन कारण ये भी ऐसे मुड़ जाएगी, ये भी ऐसे हो जाएगी, ये इस तरह से ऐसे ऐसे निकल जाएंगे ये। तो समान आवेश वाली, दो समान आवेश हैं तो उसमें वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, कुछ इस तरह से फैल जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगी। अगर दोनों ऋणात्मक होता तब भी क्या होती है, वो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाती। धनात्मक ऋणात्मक रहकर धन से जाती हुई ऋण पर समाप्त होती दिखाई देंगी। अब यहाँ पे देखो, धन आवेश से कहीं जाती हुई दिखाई दे रही है ना, प्रतिकर्षण हो रहा है इसलिए ऐसे दोनों में। ठीक है, तो इस तरह से होगा। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि दो समान आवेशों के कारण रेखाएं क्या होती, प्रतिकर्षित होंगी, चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव रहे चाहे नेगेटिव नेगेटिव। क्लियर। एक और बचा हुआ है जो हमारे पास है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक नंबर में पूछा भी जाता है कि ये रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। देखो, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं या वैद्युत बल रेखाओं में डेफिनेशन में क्या है कि वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र, मतलब जो कोण का निर्माण नहीं करेंगी, जब एक दूसरे को काटेंगी ही नहीं तो कोण का निर्माण नहीं करेंगी। तो वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र जो एकांक पृथक्कृत धन आवेश और ऋण आवेश को ही प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, तो ये किसी कोण का निर्माण नहीं करेंगी। कारण क्या है, पहले तो समझते हैं इसको। मान लो हमारे पास दो रेखाएं हैं इस तरह से, एक ये है और ये एक ये रेखा है, ये एक दूसरे को काट रही हैं। ठीक है, और इन पर हम क्या करें, स्पर्श रेखा के, ये है इसका कटान बिंदु। कौन सा बिंदु है, इसको कटान बिंदु बोलते हैं। अगर मैं इस पर एक स्पर्श रेखा खींचूं इस लाइन पे, तो ये होगी, ये वैद्युत क्षेत्र E1 होगी। और इस वाले पे अगर कोई स्पर्श रेखा खींची जाए, ये होगी इसकी दिशा E2। क्या गणितीय रूप से ऐसा संभव है? नहीं, कि एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो रेखाएं खींच दे, ऐसा संभव नहीं है भाई। गणितीय अवधारणा के अनुसार एक ही पॉइंट पे दो स्पर्श रेखाएं खींचना संभव नहीं है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। अब बोला जाए क्यों, क्योंकि यदि ये रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी
तो उस कटान बिंदु पर या उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो रेखाएं होंगी, वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा प्रदर्शित की जाएगी, जबकि ऐसा संभव नहीं है। तो यही मैंने लिख दिया, क्योंकि यदि ये एक दूसरे को काटती हैं तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जबकि वो संभव नहीं है। तो गणितीय अवधारणा के अनुसार ये संभव नहीं होता है कि एक ही कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो रेखाएं हों। क्लियर? तो देखो ये सारा टॉपिक आई थिंक मेरे हिसाब से क्लियर है आपको। आपको क्या करना है, ये 2 मार्क्स का पूछता, कभी अगर आता है तो 2 नंबर का आता है बोर्ड में, ठीक है। तो बोर्ड में आएगा तो कम से कम 4 या 5 गुण लिखना रहता है। उस गुण में आपको क्या करना है, चित्र बनाए या ना बनाए कोई दिक्कत नहीं है, 2 नंबर के रिक्वायर रहता है। 4 अगर पॉइंट लिख देते तब भी सही है। सिर्फ आपको क्या करना है, एक बार देख लेना है कि कैसे क्या होता है, मैंने समझा दिया है, ठीक है। आप सिर्फ 2 से 3 लाइन, आप 4 लाइन कम से कम याद रहे, 4 पॉइंट, कम से कम 4 पॉइंट। बाकी ये वाला पॉइंट तो 1 नंबर में अलग से पूछ ले जाता। आई होप ये सारा टॉपिक क्लियर, ठीक है। अगर फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताएं, मैं कमेंट करके, तो मैं अगली वीडियो में इसका सोल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। देखते हैं फिर अगला डेरिवेशन है हमारे पास, एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण निकालना है। बल युग्म मतलब 2 बल लगेगा। देखो किसके कारण निकालना है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्या बोला है, एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र होगा। वैद्युत क्षेत्र कैसा लिया जाए, हम इस तरफ ले रहे हैं, एक समान, ये मान के चले हमारे पास क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। एक समान क्या है, वैद्युत क्षेत्र, ये वैद्युत क्षेत्र की क्या है, दिशा। अब हम क्या करते हैं, मानते हैं कि इसमें एक द्विध्रुव, बहुत सारी लाइन से ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। मान लेते हैं इसमें एक द्विध्रुव इस तरह से रखा हुआ है, मान लेते कोई इसमें द्विध्रुव क्या है, इस तरह से रखा हुआ है। यहाँ पर इसके क्या है, माइनस क्यू आवेश, और यहाँ पर इसके क्या है, प्लस क्यू आवेश। और इस द्विध्रुव की जो बीच की दूरी है आपको पता है कितनी होती है, 2L। ये सबको पता है कि भाई मैंने द्विध्रुव की डेफिनेशन बताया है ना, कि ये द्विध्रुव है, एक प्लस आवेश एक माइनस आवेश, उनकी बीच की दूरी क्या है, 2L है, ठीक। अब ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में ऐसे थीटा कोण पे, यानी पे यहाँ पे एंगल बना रहा है थीटा। अगर मैं यहाँ पे लंब डालूं कुछ इस तरह से, इसको इससे मिला दूं, तो ये थीटा बना रहा है, तो ये भी क्या होगा, ओवरऑल थीटा बनाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बल युग्म लग रहा है, 2 बल लग रहा है। कहाँ पे देखें, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये प्लस आवेश से जो लगने वाला बल है वो इस दिशा में है। F बराबर क्या होता है, QE, किसी आवेश पे लगने वाला बल मैंने बता रखा है QE। और यहाँ पर इस बल के कारण इस पर जो बल लग रहा है वो इस दिशा में लग रहा है। F बराबर होगा माइनस का QE। देखो अब ध्यान से देखो, बल युग्म लग रहा है, बलों का परिमाण बराबर है परंतु दिशा क्या है, अलग अलग है। अब ये क्या है, जितना बल इस दिशा में लग रहा है वैद्युत द्विध्रुव पर, उतना इस दिशा में लग रहा है ना। दिशा विपरीत है लेकिन बलों का परिमाण क्या है, समान है। अब ये जो वैद्युत द्विध्रुव ये संतुलन की अवस्था में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, बल आघूर्ण। क्या निकालना है, बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुणे लंबवत दूरी। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसमें हम लंबवत दूरी निकालेंगे, तभी जाके बल आघूर्ण निकलेगा। तो ये मान लेते हैं A है, ये B है और ये वाला पॉइंट C, ठीक है। थीटा के सामने वाली भुजा लंब है, यही लंबवत दूरी होगी, ठीक है। और ये हमें कर्ण पता है। तो ट्रायंगल से देखेंगे, अगर हम ट्रायंगल देखें, ट्रायंगल त्रिभुज ABC में देखें तो देखो हमें लंब निकालना है और कर्ण, तो ये किसका संबंध है, साइन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है BC, कर्ण कितना है आपके यहाँ AB, देख पा रहे हैं, लंब कितना है
बी सी थीटा के सामने वाली भुजा, और ये कर्ण, कर्ण कितना ए बी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो बी सी तो हमें नहीं पता है, ठीक है, लेकिन ए बी हमें पता है कितना 2l, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी सी हमारे पास आ जाएगा 2l साइन थीटा। 2l क्या हो जाएगा साइन थीटा, यानी हमारे पास लंब आ गया कितना 2l साइन थीटा। क्लियर, लंब आ गया। अब हम निकाल सकते हैं। अगर देखो एक और चीज़ सुने, अगर हमें चित्र के बारे में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, आराम से लिख सकते हो। पहले तो वैद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन ही लिखनी रहती है, क्योंकि वही लिया हो, माना दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित हैं, ठीक है, जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्या है, जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। कौन, वैद्युत द्विध्रुव। क्लियर, जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर बनाते हुए रखा गया। वैद्युत द्विध्रुव पर दो बल, वैद्युत द्विध्रुव के सिरों पर दो बल कार्य कर रहे हैं। इन बलों का परिमाण क्या है, समान है, परंतु दिशा क्या है, विपरीत है, जिसकी वजह से यह क्या है, संतुलन की अवस्था में है। क्लियर, तो ये आप आराम से लिख सकते हैं। तो एक टू द पॉइंट सुन लीजिएगा कि माना दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे के अल्प दूरी 2l पर स्थित हैं, जो एक समान, जो क्या, देखो ये एक समान है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, जिसमें वैद्युत द्विध्रुव के सिरों पर बल का मान समान परंतु दिशा में क्या है, विपरीत है, जिससे क्या है, वैद्युत द्विध्रुव संतुलन की अवस्था में है। तब यहां से मैंने क्या निकाल लिया, बल युग्म का आघूर्ण बराबर हो जाएगा बल गुणे लंबवत दूरी। हमें लंबवत दूरी नहीं पता थी तो मैंने लंबवत दूरी निकाल ली। क्लियर, तो अब हम लगा सकते हैं बल आघूर्ण बराबर बल आघूर्ण। बल आघूर्ण को हम लोग लिखते हैं टो से, इसको टाउ भी बोलते हैं, ठीक है, बराबर होता है बल गुणे, ये होता है बल गुणे लंबवत दूरी, या बल की दिशा में लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। क्लियर, तो देखो बल, ये तो हो गया आपका टाउ। देखो बल क्या है, मैंने बोला कि दोनों बलों का परिमाण समान है परंतु दिशा क्या है, विपरीत है, तो इसका हम क्या लेते हैं, यहाँ बल का मैग्नीट्यूड क्या लेंगे, एफ ले लेते हैं एक, या आप ऐसे कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इनटू लंबवत दूरी कितनी है, BC, कितनी है, BC। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, देखो F कितना है, QE, कितना है, QE, BC कितना निकाला है आपने लंबवत दूरी 2l साइन थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं टाउ बराबर 2QL को एक साथ लिख देते हैं, 2QL को एक साथ लिख देते हैं, फिर E को ऐसा लिख देते हैं साइन थीटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये आप समझ पा रहे हो 2QL क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, किसी एक आवेश अथवा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का जो परिमाण है उनकी दूरी के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है वैद्युत द्विध्रुव, यानी इसे P से लिखते हैं। तो ये क्या है आपका वैद्युत द्विध्रुव यानी P। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, PE साइन थीटा, जबकि ये आपका क्या है, P के बराबर होता है। ये 2QL किसके बराबर है, P के। P वो कौन है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्लियर, तो ये हो जाएगा टाउ बराबर PE साइन। तो बहुत छोटा सा डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट भी है, छोटा सा है, ठीक है, इसका केस बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं सदिश रूप लिखूं तो इसका सदिश रूप, सदिश रूप में क्या होगा, टाउ बराबर P क्रॉस E, P क्रॉस E, क्रॉस प्रोडक्ट है, क्या है इसका, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट P क्रॉस E बराबर क्या होगा, PE साइन थीटा हो जाएगा। कक्षा 11 का याद करेंगे तो, ठीक है, ये हो जाएगा इसका क्या, सदिश रूप। ठीक, अब इसमें क्या है, केस इंपॉर्टेंट है। क्या है केस, केस देखो पहला केस क्या है, केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पहला केस है कि देखो अभी देखो सुनो, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, मैंने द्विध्रुव को थीटा कोण पर बनाते हुए रखा है। ऐसा ज़रूरी नहीं हो कि हर बार वो वैद्युत द्विध्रुव थीटा कोण बनाए, भाई थीटा कुछ भी हो सकता है।
थीटा 0 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, विपरीत भी हो सकता है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत भी हो सकता है, समांतर भी हो सकता है और लंबवत भी हो सकता है। तो 3 केस बनेगा। तो केस नंबर फर्स्ट है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपका P वैद्युत क्षेत्र E के, ये जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ये वैद्युत द्विध्रुव है, मान लेते हैं क्या है, वैद्युत क्षेत्र के समांतर है। समांतर के लिए ये कर देंगे, देखो अगर समांतर रहेगा तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 अंश। देखो चित्र के द्वारा देखें, ये हमारा क्या है, ये तो अलग सा पॉइंट हो गया, ठीक है। हम केस में अब यहाँ चल रहे हैं, केस में अलग से इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, थोड़ा और नीचे बनाते हैं, ये हमारा क्या है, वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी यही है। तो इसके बीच जो थीटा बनेगा वो क्या होगा, 0 नहीं होगा। मान लेते हैं एक पहला केस ये है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में यानी समांतर है। तो समांतर होगा, थीटा कितना होगा, 0 अंश। तो यहाँ से हम टाउ निकाले तो क्या हो जाएगा, देखो तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, PE साइन 0। साइन 0 का मान आपको पता है 0 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसके पहले केस में यह है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत क्षेत्र के समांतर होगा, तो थीटा यानी कोण कितना बनेगा, 0 अंश, ठीक है। तो उस समय टाउ का मान कितना आएगा, यानी कि टाउ यानी टो बल आघूर्ण कितना होगा, 0 होगा। और जब 0 होगा ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं अस्थाई संतुलन। अस्थाई संतुलन या अस्थाई साम्यावस्था, बहुत काम का है भाई संतुलन। जब सवाल में पूछेगा तो ये बोलेगा अस्थाई संतुलन पर, अस्थाई संतुलन पे, तो आपको वहां पे एंगल समझना पड़ेगा। अस्थाई संतुलन पे एंगल 0 अंश लिया जाएगा, क्लियर, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम इस साइड में ले रहे हैं, ठीक है। इसका केस नंबर 2 हम इस साइड में ले रहे हैं। आप सीक्वेंस में उतारेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले राइट साइड में चित्र बनाएंगे, लेफ्ट साइड से डेरिवेशन कर लेंगे, फिर उसके नीचे हम लोगों को क्या करना है, केस करना है। केस ये है दूसरा। दूसरे में क्या है कि यदि जो वैद्युत द्विध्रुव हो, क्या हो, यदि वैद्युत द्विध्रुव क्या हो, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो, यानी वैद्युत द्विध्रुव इस दिशा में हो, वैद्युत द्विध्रुव ऐसे हो, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, इसके विपरीत हो। यदि विद्युत द्विध्रुव इसको मैं मेट ही दे रहा हूं, ठीक है, इसका कोई काम भी नहीं है, तो ये वाली बात मैं मेट दे रहा हूं, आप बना लेंगे, है ना, ठीक ठीक। ये एक केस हुआ, दूसरा केस ऊपर देख रहे हैं। यदि वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के विपरीत हो, विपरीत हो, कैसा हो, विपरीत हो, तो आपको पता है कि वैद्युत द्विध्रुव दिशा इधर है, माइनस से प्लस की ओर होती है, और उसके होगी क्या, उसके विपरीत। तो थीटा कितना होगा, हो तो थीटा कितना होगा, 180 अंश। अब फिर से टाउ निकालेंगे तो क्या होगा, PE साइन 180 अंश। साइन 180 अंश का मान क्या होगा, फिर से 0, क्या होगा, फिर से 0। तो देखो ये वाले, देखो साइन 180 अंश का मान होता है 0, तो टाउ फिर से क्या आ गया है, 0 आ गया है। ये टाउ की क्या है, मिनिमम वैल्यू है, वैल्यू आघूर्ण का क्या है, मिनिमम वैल्यू है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, आप ध्यान से देखें, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे अस्थाई संतुलन है, वाओ, अस्थाई संतुलन है, यानी अस्थाई साम्यावस्था भी कहते हैं। जब अस्थाई साम्यावस्था कहेगा तो समझ लीजिएगा कि एंगल आपसे कह रहा है 180 अंश। ये चीज़ आप याद रखेंगे। केस नंबर 1 थर्ड है, केस नंबर क्या है, थर्ड, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या मैं केस नंबर 3 इधर बता दूं। चलो केस नंबर 3 मैं इस साइड में बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसको तो देखो क्लियर ही है, वो छोटा सा डेरिवेशन, इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो केस नंबर 3 को हम लोग इस साइड में देख लेते हैं। केस 3 है, ये इंपॉर्टेंट है, केस 3 कि यदि वैद्युत द्विध्रुव, यदि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत क्षेत्र के क्या हो, लंबवत हो, ये लंब का चिन्ह है। आप लिख भी सकते हो कि यदि वैद्युत द्विध्रुव क्या हो, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, तो यानी कि
वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत। ये आपका वैद्युत क्षेत्र की दिशा है और द्विध्रुव इस बार ऐसा है, माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश, ठीक है। तो ये एंगल कितना बना रहा है, 90 अंश का। तो यहाँ पे यदि क्या होगा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होंगे, थीटा कितना बनेगा, थीटा कितना बनेगा भैया, 90 अंश बन रहा है। तो यहाँ से क्या होगा, आघूर्ण निकालेंगे, बल आघूर्ण, तो क्या हो जाएगा, टाउ बराबर पीई साइन 90 अंश। आपको पता है साइन 90 का मान मैक्सिमम, साइन 90 का मान मैक्सिमम क्या होता है, 1, यानी साइन में 90 का मान, 90 के मान पर थीटा क्या होता है, मैक्सिमम होता है ना। साइन में मैक्सिमम मान 1 होता है। तो इसको लिख देंगे टाउ मैक्स, क्या बोलेंगे, टाउ मैक्स, मैक्स मतलब मैक्सिमम मान। तो ये हो जाएगा पीई, क्या हो जाएगा, केवल पीई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन 90 का मान क्या होता है, 1। अगर यहाँ से मैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालूँ तो पी बराबर हो जाएगा टाउ मैक्स अपान ई। ये फार्मूला आप याद रखेंगे, काम का है, ठीक। ये फार्मूला आप याद रखेंगे। आई होप ये क्लियर है, छोटा सा टॉपिक था, है ना, बढ़िया टॉपिक है ये। अस्थाई अस्थाई संतुलन आप याद रखेंगे, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।